प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक की अवधि किस काल के नाम से जानी जाती है। पुनः एक बार प्रश्न हम लोग सुनेंगे। सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक की अवधि को किस काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और आदिकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भक्ति काल। चल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी, संस्कृत। पद्मावत की जो भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रीतिबद्ध कवि है? निम्नलिखित में कौन रीतिबद्ध कवि हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भूषण, चिंतामणि, घनानंद और बिहारी लाल। इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, वो है चिंतामणि। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में कौन सम्मिलित नहीं है? अष्टछाप के कवि हमने आपको बता दिए थे। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन है कृष्णदास, कुम्भनदास, नंददास, तुलसीदास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं। तो अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है? तुलसीदास ही नहीं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख कवि किसे माना गया? सूरदास। किसे माना गया प्यारे बच्चों? सूरदास। अगला प्रश्न बनता है, रामचंद्रिका कृति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आप सभी को पता है कि रामचंद्रिका का जो संबंध है वो आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? आप सभी को पता है कि प्रेम मार्गी शाखा के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा किससे संबंधित है? ज्ञान मार्गी शाखा का जो संबंध है वह है किससे? कबीरदास जी से। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन हैं? कबीरदास जी हैं। कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? कबीरदास जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, कौन अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित है? अष्टछाप के कवि तो देखते हैं कौन कौन से नाम हैं। मीराबाई, रसखान, कुम्भनदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप सभी को पता है कि अष्टछाप के कवियों में पहला ही नाम किसका आता है? कुम्भनदास। किसका आता है? कुम्भनदास। अगला प्रश्न है, किस महान व्यक्ति के कारण सन 1900 से सन 1918 तक की अवधि का नाम द्विवेदी युग पड़ा? गद्य साहित्य में भी हमने आपको ये प्रश्न बताया था और पद्य में भी हम यहाँ बता दे रहे हैं कि किसके कारण पड़ा। जो सन 1900 से 1918 तक की अवधि है उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और किस महान व्यक्ति के कारण इसे द्विवेदी युग कहा गया? उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है बेटे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदु युग नाम
किस महान साहित्यकार के नाम पर पड़ा? तो आपको पता ही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? किसके नाम पर पड़ा बच्चे? किसके नाम पर पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। हमने छायावाद के 4 स्तंभ आपको बताए थे, उनके नाम क्या बताए थे? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर इन ऑप्शनों में छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से कौन एक है? तो देखिए, दिनकर जी तो है नहीं, अज्ञेय जी नहीं है, बिहारी लाल नहीं है, तो कौन है? महादेवी वर्मा। वैसे आप जान जाइए, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाए? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। आपको बता दें कि तारसप्तक, प्रथम तारसप्तक के संपादन के साथ ही प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है, जिसके प्रवर्तक अज्ञेय जी माने जाते हैं। अज्ञेय जी ने तारसप्तक का संपादन किया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आ गया आपके सामने कि अज्ञेय जी ने तारसप्तक का संपादन कब किया था? कब किया मेरे प्यारे बच्चों? 1943 ईस्वी में। कब किया? 1943 ईस्वी में। कब किया? 1943 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है, दूसरा तारसप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ? दूसरा तारसप्तक, देखें 4 तारसप्तक प्रकाशित हुए हैं। पहला 43 में, 8 साल बाद 1951 में दूसरा हुआ है, फिर 8 साल बाद, तो 51 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 59। 1959 में तीसरा हुआ है और 20 साल बाद 79 में चौथा हुआ है। तो पहला 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 79 में हुआ है। तो दिए गए प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं कि दिया गया प्रश्न हमारा है कि दूसरा तारसप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ? तो प्यारे बच्चों, दूसरा तारसप्तक जो प्रकाशित हुआ है वो कब हुआ है? 1951 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई कविता का प्रकाशन वर्ष कब से माना जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नई कविता का प्रकाशन कब से माना जाए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात में विवाद है, जो हम कभी क्लास में चर्चा करेंगे। नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1954 में जगदीश गुप्त ने किया था, और अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो 1956 माना जा सकता है। 1956 2 साल और आगे हो जाता है। इसकी शुरुआत दिए गए ऑप्शन के आधार पर अगर इसको देखा जाए, अगर दिए गए ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो 1951 मानना पड़ रहा है, क्योंकि 54 उससे पहले 53 में ही नई कविता की शुरुआत हो गई थी, है ना। तो हम पहले मान सकते हैं, बाद में नहीं, कि इसकी शुरुआत, चूंकि प्रकाशन वर्ष माना नई कविता का प्रकाश एग्जैक्ट तो 1954 होना चाहिए, लेकिन जो दिया गया ऑप्शन है उसके आधार पर हम आंसर सी को मानेंगे। अगर आपसे एग्जैक्ट सन पूछा जाता तो 1954 आप बताते हैं। यहाँ कितना बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1954, 53 और 54, एग्जैक्ट 1954 में जगदीश गुप्त ने प्रयागराज से नई कविता शीर्षक से पत्रिका प्रकाशित की थी। वहीं से ही क्या माना जाता है? नई कविता का प्रकाशन। और यही नहीं, पटना रेडियो स्टेशन से नई कविता के शब्द की, जो नई कविता शब्द की घोषणा की गई थी, वो पटना रेडियो स्टेशन से 1951-52, 1953 में, 51 से लेकर 53 के बीच पटना रेडियो स्टेशन, मुझे एग्जैक्ट सन का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है,
उसी समय किया गया था। तो उसका अगर वास्तव में अगर 54 नहीं दिया है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, 1951। कब मानना पड़ेगा, नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1951। यद्यपि नई कविता का प्रकाशन वर्ष एग्जैक्ट तो 1954 है, लेकिन यहां हम दिए गए ऑप्शन के आधार पे 1951 मान रहे हैं, क्योंकि शुरुआत सुखबुगाहट 1951 से ही हो गई थी। आगे देखते हैं, कामायनी महाकाव्य साहित्य के किस विधा से संबंधित है। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कामायनी महाकाव्य है साहित्य के किस विधा से संबंधित है। खंड काव्य है कि महाकाव्य है कि पद है कि गीति काव्य है। अरे भाई, बात से ही समझ में आपको आ जाना चाहिए कि कामायनी एक महाकाव्य है। भाई, दिया गया आंसर किताब में शायद आपको गलत मिले, इसका राइट आंसर महाकाव्य, महाकाव्य होना चाहिए। कामायनी महाकाव्य साहित्य के किस विधा, महाकाव्य खुद ही दे रहा है, तो कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है बेटा। कामायनी क्या है, एक महाकाव्य। पद्मावत के रचयिता, अगला प्रश्न क्या है, पद्मावत के रचयिता। आप सभी को पता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है, जायसी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। सभी को पता है भाई, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, रामचरितमानस है। ठीक है बेटे। अगला प्रश्न देखते हैं, गीति नाट्य का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है करुणालय, बीजक, लहर और झरना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया हुआ है उसका राइट आंसर है करुणालय। गीति नाट्य क्या है, करुणालय। शायद किताब में इसका आंसर आपको गलत मिले, लेकिन इसका राइट आंसर है करुणालय। गीति नाट्य क्या है, करुणालय एक गीति नाट्य है। ठीक है प्यारे बच्चों। बिहारी सतसई है, बहुत अच्छी बात है कि बिहारी सतसई की विधा क्या है, तो बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। क्या है बेटा, मुक्तक काव्य है। चलिए आगे देखते हैं, रीतिकाल में वीर रस की कविता लिखने वाले प्रमुख कवि कौन हैं, भूषण। सभी लोग जानते हैं कि भूषण वीर रस के एकमात्र प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम माना जाता है, बालकृष्ण भट्ट, सरहपा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रहीम दास। बेटे सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है ना। एक शब्द थोड़ा सा अटपटा सा आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये मानेंगे कि निम्नलिखित में हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, सरहपा को मान सकते हैं। सरहपा ही हिंदी साहित्य के, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो लिखा था उसमें हिंदी का प्रारंभिक रूप ही देखने को मिलता है, लेकिन सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सन 743 से सन 1343 ईस्वी तक की अवधि किस काल से संबंधित है। भाई इस काल को आदिकाल कहते हैं। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक की अवधि को क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। जो भक्ति काल है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। कबीर दास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित हैं,
तो ऊपर भी प्रश्न आया था इसका कि कबीर दास जी जो हैं वो राम काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा, भक्ति काल, आधुनिक काल। देखिए बेटा इसमें आंसर ही सही नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कबीर दास, यहाँ आंसर ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, ज्ञान मार्गी शाखा। भक्ति काल तो ऊपर कह ही दिया है, तो इसका जो आंसर है यहाँ इसके स की जगह इसको क्या देना चाहिए, ये ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी। ठीक है बेटे, ये किस शाखा से हैं, ज्ञान मार्गी शाखा से। बन जा वही रह, ठीक, ये किस शाखा से हैं, ज्ञान मार्ग। इसका ऑप्शन सही सही है, भक्ति काल की जगह ज्ञान मार्गी होना चाहिए। कबीर दास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित हैं, किस शाखा से संबंधित हैं प्यारे बच्चों, ज्ञान मार्गी शाखा। इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। राम भक्ति शाखा के जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, सूर सागर के रचयिता कौन हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास जी हैं सूर सागर के रचयिता। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, बीजक के रचयिता कौन है। देखें, बीजक के संकलन करता और बीजक के रचयिता। अगर संकलन कर्ता का नाम पूछे तो धर्मदास हैं और रचयिता का नाम पूछे तो कबीरदास है। ठीक, वैसे आपसे इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछेगा कि बीजक के संकलन कर्ता कौन है, तो बीजक के संकलन कर्ता कबीर के ही शिष्य थे धर्मदास। उन्होंने ही कबीरदास की जो साखी शबद रामायणी, ये इनकी जो ये चूंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं, लिखते तो थे नहीं, ये मुंह से कह दिया करते थे, उसका संकलन किसने किया था, धर्मदास ने किया था। लेकिन दिए गए प्रश्न के आधार पर जो आपका राइट आंसर है वो है कबीरदास, कि बीजक के रचयिता कौन है, कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, रामचरितमानस महाकाव्य किस काल से संबंधित है। रामचरितमानस महाकाव्य किस काल से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो रामचरितमानस है ये तो भक्ति काल से है। आपको भी पता है कि रामचरितमानस भक्ति काल का प्रमुख महाकाव्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। इसी के साथ आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का, पद्य साहित्य के इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे पूरे हो गए। आप लोग एक बार दो बार इसे अवश्य देखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, साथ में कुछ अच्छे कमेंट भी कर दिया करें, जिससे आपके सर का मनोबल बढ़े। क्योंकि हमें अलग से समय निकालकर आपके लिए ही हम ये छोटे छोटे प्रश्न बनाते हैं। इसीलिए देखिए हमने ऊपर थंबनेल पर भी क्लास 9-3 लिख दिया है। ये सिर्फ आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। वैसे मेरी बहुत सारी वीडियोस कंपटीशन की भी बनती हैं, लेकिन वो अलग अलग उसमें हैं। लेकिन आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करवाएं। अपने घर में आपके पेरेंट्स हैं, उनसे भी कहें कि सर का वीडियो है, देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। आप लोग 2-3 बार इसे देखेंगे तो आपको पूरा प्रश्न का आंसर याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।